हाय फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम एकदम छोटी बातों पे हम बात करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, और इन सब टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से हम जान लेंगे, इस टॉपिक को हल करेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक मूल बिंदु से किसी वस्तु या बिंदु की लंबिक दूरी को ही हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। जैसे आप लोग समझिए कि मूल बिंदु से लंबिक दूरी क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जहां पर दोनों रेखाएं कट कर रही हो वो तो हो गया हमारा मूल बिंदु, यही है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, P है। अब यहाँ से एक बिंदु तक की दूरी, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है और यही हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब बात समझ में। अब हम जब दोनों को मिला रहे हैं तो मूल बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर मिल रहे हैं, इसी को हम निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मूल बिंदु से 1 2 3 4 और यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि मूल बिंदु से क्षैतिज रेखा पर उसकी दूरी कितना चल रहा है, वो 4, ठीक है। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में वो मूल बिंदु से कितनी दूरी चल रहा है, 1 2 3 4 5। तो कितना चला ऊर्ध्वाधर दिशा में वो चला 5। तो इसका यही निर्देशांक हो गया, ठीक है। तो हम दिखाएंगे कि मूल बिंदु से P की स्थिति क्या है, 4 और 5। मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में जो y अक्ष वाला होता है बिंदु, उसे हम पीछे लिखते हैं और x अक्ष वाले को हम आगे लिखते हैं। तो इसी को हम निर्देशांक कहते हैं। आया बात समझ में? हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे में और अच्छी तरह से बात करेंगे। तो चलिए हम इसे जान लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को निर्देशांक के बारे में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कार्तिक सिद्धांत द्वारा किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम उसी को अच्छी तरह से जानते हैं। देखो भाई, कार्तिक सिद्धांत द्वारा अगर हम किसी वस्तु या बिंदु की अगर हमको स्थिति ज्ञात करनी पड़ी तो सबसे पहले हमें 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है। एक तो होती है क्षैतिज रेखा और दूसरा हमको पड़ेगी आवश्यकता किसकी, ऊर्ध्वाधर रेखा की, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा जो आपको दिख रहा है ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। मतलब x और x डैश को हम क्या कहेंगे भाई, क्षैतिज रेखा, ठीक है बात समझे। लेकिन इस वाले रेखा को क्या कहेंगे, जो खड़ी हुई है, जो खड़ी लाइन आपको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। हमें इन्हीं 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है कार्तिक सिद्धांत द्वारा किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो जो x मतलब y और y डैश जो होता है, यही हमारा क्या होता है भाई, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। आया बात समझ में। और x डैश क्षैतिज रेखा होता है और y डैश आपका ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि क्षैतिज रेखा है, जो x और x डैश दिख रहा है आपको, क्षैतिज रेखा, इसी क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं। इसी क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं भाई, x अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा जो y और y डैश है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, y अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। आया बात समझ में। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कार्तिक सिद्धांत द्वारा हम तल में जो है किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। बस हम उसके लिए हमें 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है, एक क्षैतिज रेखा की, एक ऊर्ध्वाधर रेखा की। इन्हीं रेखाओं की मदद से हम उस वस्तु या बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। और जो बिंदु को ज्ञात करते हैं, जिस बिंदु से हम दिखाते हैं, उसी को हम निर्देशांक कहते हैं। तो अब बात करेंगे कि मूल बिंदु क्या होता है, ठीक है। जिस बिंदु से किसी वस्तु या बिंदु की दूरी मापी जाए, उसी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या होता है,
जिस बिंदु से किसी वस्तु या बिंदु की दूरी मापी जाए उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको O दिख रहा है, यहाँ पर O दिख रहा है, यहाँ आप लोग इसे जीरो नहीं समझेंगे, ठीक है, इसे आप जीरो नहीं मानेंगे क्योंकि ये मूल बिंदु है, ठीक है, मतलब ये क्षैतिज रेखा का मूल बिंदु है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा की मूल बिंदु है। आया बात समझ में? तो क्षैतिज रेखा में मूल बिंदु से जैसे हम अगर इधर जो चलते हैं ओ एक्स जो है मूल बिंदु के ओ एक्स, ठीक है, और मूल बिंदु ओ एक्स डैश, ठीक है, ओ एक्स को हम धनात्मक दिशा कहते हैं, ठीक है, ओ एक्स को क्या कहेंगे हम, धनात्मक दिशा, और ओ एक्स डैश को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। आया बात समझ में? ओ एक्स को क्या कहते हैं, ओ एक्स को हम धनात्मक दिशा कहते हैं और ओ एक्स डैश को हम ऋणात्मक दिशा कहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए ओ के दाईं तरफ क्षैतिज रेखा में, ओ के दाईं तरफ क्षैतिज रेखा में ओ के दाईं तरफ धनात्मक दिशा होता है और ओ के बाईं तरफ ऋणात्मक दिशा होता है बात समझ में? ओ के दाईं तरफ धनात्मक दिशा होता है और ओ के बाईं तरफ ऋणात्मक दिशा होता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा में क्या होता है, ओ के ऊपर जो होता है, ओ के ऊपर धनात्मक दिशा होता है और ओ के नीचे ऋणात्मक दिशा होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओ वाई धनात्मक दिशा होता है, धनात्मक दिशा, और भाई ओ वाई डैश कौन सा होता है, ऋणात्मक दिशा। क्या होता है, ऋणात्मक दिशा कहते हैं। है बात समझ में? मतलब ऊपर वाले को, ओ से ऊपर वाले को धनात्मक दिशा कहते हैं, ओ के नीचे वाले दिशा को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक दिशा कहते हैं। आया बात समझ में? ऐसे ही क्षैतिज रेखा में मतलब ओ के दाईं तरफ के हम क्या कहेंगे, धनात्मक दिशा, और ओ के बाईं तरफ को क्या कहते हैं, ऋणात्मक दिशा कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मूल बिंदु से जो हम धनात्मक दिशा में जितनी दूरी जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं भाई, दूरी मापते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु है, यही हमारा क्या है, ओ क्या है हमारा। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब हम बात करते हैं चतुर्थांश के बारे में कि चतुर्थांश क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है। जब एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों मूल बिंदु पर काटती हैं तो तल को 4 भागों में विभाजित कर देती हैं, जिसे चतुर्थांश कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो देख लीजिए, एक क्षैतिज रेखा x और x डैश और ऊर्ध्वाधर रेखा y और y डैश एक दूसरे को मूल बिंदु पर काट रही हैं, तो तल को 4 भागों में विभाजित कर रही हैं। प्रथम चतुर्थांश, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं, तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। इस वाले को तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। है बात समझ में? तो इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन प्रथम चतुर्थांश में x और y के निर्देशांक कैसे रखे जाते हैं और द्वितीय वाले चतुर्थांश में x और y के निर्देशांक कैसे रखे जाते हैं और तृतीय वाले में चतुर्थांश में x और y के निर्देशांक कैसे रखे जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक होता है और y के भी निर्देशांक धनात्मक होते हैं, ठीक है, धनात्मक होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम आपको बताए हैं कि क्षैतिज रेखा में जो क्षैतिज रेखा होती है उसके दाईं तरफ सब धनात्मक होते हैं, ठीक है, उसके दाईं तरफ क्या होते हैं, सब धनात्मक होते हैं। इसलिए भाई x जो है हमारा धनात्मक हो गया। और जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा होता है तो उसके
मतलब मूल बिंदु के ऊपर जितने भी संख्या होती हैं सब धनात्मक दिशा में होती हैं, इसलिए ओ भी धनात्मक, मतलब ए भी धनात्मक। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों के निर्देशांक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, अभी आपको हमने बताया कि वो जो मूल बिंदु है क्षैतिज रेखा कि मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक होता है, लेकिन मूल बिंदु के बाईं तरफ की दिशा में सभी ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो इधर यक्ष का मान क्या हो गया, ऋणात्मक। बाईं तरफ क्षैतिज रेखा है, मूल बिंदु के बाईं तरफ है, इसलिए ये ऋणात्मक होगा। यक्ष का निर्देशांक क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन ये हमारा क्या है भाई, ये वाला क्या है, ओ के ऊपर ऊर्ध्वाधर में ऊपर की तरफ धनात्मक होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक। आया बात समझ में, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये धनात्मक हो गया। अब हम बात करते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होंगे निर्देशांक। ठीक है, तो तृतीय वाले में क्या होता है, देखो क्षैतिज रेखा में बाईं तरफ जो होता है ऋणात्मक होता है, और ऊर्ध्वाधर में नीचे की तरफ जो होता है वो ऋणात्मक होता है। मतलब एक्स डैश और वाई डैश दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे भाई, इन दोनों के निर्देशांक माइनस माइनस होंगे। ठीक है, दोनों के मान क्या हो जाएंगे, निर्देशांक ऋणात्मक होंगे। अब हम बात करते हैं चतुर्थ वाले चतुर्थांश में क्या होता है, चौथे चतुर्थांश में। तो इसमें क्या होता है कि बिंदु ओ के क्षैतिज रेखा में बिंदु ओ के दाईं तरफ धनात्मक है, और लेकिन ऊर्ध्वाधर में बिंदु ओ के नीचे तरफ ऋणात्मक होता है, इसलिए इसके निर्देशांक प्लस और माइनस होंगे। आया बात समझ में, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी का निर्देशांक, जैसे इसका मतलब आप लोग एक बार समझ लीजिए कि जैसे आपको बिंदु दो दे दिया जाए, निर्देशांक दे दिया जाए कि 2 और 4, बोल दे कि 2 और 4 किस निर्देशांक 2 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आप देखोगे कि भाई 2 हमारा धनात्मक है ना, कोई चिन्ह नहीं लगा है तो धनात्मक मानते हैं, तो 2 धनात्मक है और 4 भी धनात्मक है। तो अब हम देखेंगे कि भाई किस चतुर्थांश में दोनों धनात्मक हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई प्रथम चतुर्थांश में दोनों एक्स और वाई दोनों हमारे क्या हैं, धनात्मक है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई 2 और 4 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। अगर हम आपसे कहें कि -2 और 3, तो अगर कोई आपसे पूछे कि -2 और 3 निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो आप क्या कहेंगे, तो आप बताइए। -2 यक्स का, देखो इसमें जो पहला मान होता है उसे यक्स कहते हैं, दूसरे मान को हम वाई कहते हैं। हमेशा निर्देशांक में जो होता है पहले वाले को यक्स कहते हैं, दूसरे वाले को वाई कहेंगे। पहले वाले को यक्स, दूसरे वाले को वाई। यक्स वाले निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई वाले निर्देशांक को कोट कहते हैं। आया बात समझ में, क्या कहते हैं भाई, एक बार लिख लीजिए, इसे जान लीजिए। यक्स वाले निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई वाले को क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। आया बात समझ में, यक्स वाले निर्देशांक को हम, इस वाले निर्देशांक को भुज कहेंगे, और इस वाले को क्या कहेंगे भाई, इसे कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि। आया बात समझ में, और इसको क्या कहेंगे, भुज। इसे भुज कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो भाई ये किस चतुर्थांश में स्थित है, -2 और +3। -2 और +3, इसका मतलब ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर जिसमें +2 दे दे और मतलब +3 दे दे और -5 दे दे, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है। अब आप देख लीजिए कि किस चतुर्थांश में भुज क्या होता है, प्लस होता है, और कोट हमारा माइनस में होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा चतुर्थांश में ये स्थित होंगे, क्योंकि यक्स का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई का जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक है, इसलिए ये हमारे चतुर्थांश में स्थित होंगे। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इस
अब हम कार्तिक तल द्वारा किसी बिंदु की स्थिति कैसे हम ज्ञात करेंगे, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमने 4 बिंदु ले लिया है ए बी सी डी, ठीक है, हमने 4 बिंदु ले लिया है। अब हम इसे हम कार्तिक तल पे कैसे हम दर्शाएंगे, ठीक है, इनकी स्थितियों को। तो अब हम बात करते हैं। जैसे देखो ये हमारा क्या है, ओ बिंदु होगा भाई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये x डैश है और ये हमारा क्या है, x है, और ये क्या है, y है, ये हमारा y डैश है बात समझ में। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने बताया कि पहला जो निर्देशांक होता है x का होता है और दूसरा, हाँ, तो पहला निर्देशांक जो होता है x को होता है, दूसरा y का होता है। आया बात समझ में। इसमें भी क्या होता है, पहला निर्देशांक x का होगा और दूसरा y का होगा। इसमें भी x का होगा, y का होगा। x मतलब किसी भी निर्देशांक में पहला जो होता है भुज होता है और दूसरा हमारा कोट होता है। तो x वाले निर्देशांक को भुज कहते हैं और y वाले निर्देशांक को कोट कहते हैं। आया बात समझ में। तो इसमें जो x का वैल्यू है, मतलब ये 3 जो -3 है, तो -3 x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में चला है, ठीक है, x अक्ष में ऋणात्मक दिशा की ओर चला है। तो हम क्या करेंगे, अब बिंदु O से हम -3 आएंगे। तो बिंदु O से यहाँ है हमारा, अब वहाँ से हमें 3 आना है, 1 2 3, तो -3 यहाँ है, तो हमने एक यहाँ समझ लिए एक बिंदु हमने डॉट लगा दिया। अब y में y धनात्मक की तरफ चलना है, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है, मतलब +4। तो अब हम देखेंगे कि भाई दूसरा हमारा क्या होता है, y कोट होता है। तो मूल बिंदु के धनात्मक ओर, ठीक है, धनात्मक दिशा की ओर हम चलेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो हम कुछ रेखाएं जो 4 पर आया उस वाली रेखा को हम x अक्ष के समांतर ले जाएंगे, और जो हमारा यहाँ पर x अक्ष पर -3 है उसे हम y ऊर्ध्वाधर रेखा के समांतर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा के समांतर हम लेकर जाएंगे रेखा को, जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी। जहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगी उसी का निर्देशांक होगा -3 और 4। तो हमारा जो बिंदु A है, बिंदु A जो है हमारा, वो कहाँ पर स्थित है, वो -3 और 4 पर स्थित है। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे हम एक और लेते हैं, देखो B वाले को। B देखो हमारा क्या है, दोनों इसमें धनात्मक है, मतलब x का निर्देशांक भी धनात्मक है और y का भी धनात्मक है। तो हम मूल बिंदु से धनात्मक दिशा की ओर हम 4 चलेंगे, 1 2 3 4। तो इसे हमें 4 जो है हम क्या करेंगे भाई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा के समांतर हम रेखा खींच दिए, ठीक है, खींच दिए कुछ। अब देखो y जो है हमारा 5 है, तो मूल बिंदु के धनात्मक में है, तो हाँ धनात्मक है, तो मूल बिंदु के धनात्मक दिशा में हमें 5 चलना है। देखो 1 2 3 4 5, अब 5 है ना। तो अब हमें क्या करना है, x अक्ष के समांतर, मतलब x अक्ष के समांतर हम कुछ रेखा ऐसे खींच देंगे। तो ये वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा और समान क्षैतिज रेखा जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी, वहाँ पर हमारा बिंदु B की स्थिति प्राप्त होगी हमें। यहाँ पर बिंदु B हमारा स्थित है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे बिंदु B के, 4 और 5, 4 और 5 है बात समझ में। ये इसी तरह हम सभी बिंदुओं को हम दिखाते हैं। तो अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x जो है हमारा धनात्मक है, लेकिन y जो है हमारा ऋणात्मक है। तो पहले हम धनात्मक दिशा में चलेंगे। तो x कितना चला है भाई, 2, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब 2 है, ये तो हमने डॉट लगा लिया। अब भाई y जो है हमारा कितना है, -4, तो ऋणात्मक दिशा में, तो हम मूल बिंदु के नीचे आएंगे, ऊर्ध्वाधर के नीचे ऋणात्मक होता है। तो हमने x के समांतर, x अक्ष के समांतर एक रेखा
खींचा और हमने x अक्ष से ऊर्ध्वाधर रेखा के समांतर एक रेखा खींचा। अब देखो दोनों कहाँ पर कट कर रही हैं भाई, कट यहाँ पर कर रही हैं। दोनों रेखाएं हमारा कहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर जो C है। तो C के निर्देशांक क्या है हमारा, C के निर्देशांक 2 और -4। तो C के निर्देशांक क्या मिले, 2 और -4 मिल गए। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से बात समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं बिंदु D की। तो इसमें दोनों रेखाएं जो हैं आपकी क्या है भाई, दोनों रेखाएं इसमें क्या हैं आपकी, दोनों ऋणात्मक है। ठीक है, तो दोनों ऋणात्मक है तो आप तुरंत जान जाएंगे भाई कि आपका किस चतुर्थांश में स्थित है। जब दोनों ऋणात्मक है तो इसका मतलब आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो अब हम देखते हैं भाई O बिंदु के x अक्ष की तरफ कितना है, ऋणात्मक 3, तो यहाँ पर -3 है। तो हमने देखो y अक्ष के समांतर एक हमने रेखा खींचा और फिर y ऋणात्मक -1 है। तो हमने मूल बिंदु से y पर देखो 1 चला, अब वहां से हमने x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचा। तो हमने देखा हमारा कहाँ पर रेखा एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पर। तो D की स्थिति क्या हो गई, बिंदु D की स्थिति क्या होगी भाई, यही -3 और -1। तो हम इसी प्रकार ग्राफ को दर्शाते हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे जान गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, उसके फार्मूले के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बाद में मिलेंगे।